Rajya Sabha MP and one of the senior most leaders of the Aam Aadmi Party since inception, संजय सिंह, रूट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी की बेल हाई कोर्ट ने मना कर दी। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, जब डिसमिस कर रही थी प्ली, उन्होंने कहा कि द ईडी वाज इन पोजेशन ऑफ इनफ मटेरियल व्हिच लेड टू केजरीवाल जीज अरेस्ट। जो सिंगल बेंच जो है हमारा, स्वर्ण कांता शर्मा जी, उन्होंने कहा कि the material which has been collected by the ED reveals that Arvind Kejriwal conspired with other persons and was actively involved in the formulation of the Delhi excise policy. ठीक है। He is also allegedly involved in the offence of money laundering in his personal capacity. Secondly, in his capacity as the national convener of AAP for use of the proceeds of the crime for the election campaign for Goa elections. ठीक है। इसमें उन्होंने ये तर्क रखा है कि अंडर सेक्शन 19 ऑफ द PMLA अरेस्ट जो है वो अभी बनता है और इसको डिसमिस हम नहीं कर रहे हैं, यही ग्राउंड्स रहे हैं। एकदम ठीक है। ईडी ने क्या किया है, दो कैटेगरी बनाई है, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट और रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा बताइए हमें, अनरिलाइड और रिलाइड डॉक्यूमेंट। मैं समझा रहा हूँ। 10 स्टेटमेंट आपने लिया, पिक एंड चूज किया, उसमें आपने जो स्टेटमेंट केजरीवाल के खिलाफ था उसको चूज करके आपने सीधे कोर्ट के सामने रख दिया, साहब ये है इनके खिलाफ एविडेंस। तो क्या आप सप्रेशन ऑफ एविडेंस हुआ है, आप कह रहे हैं? मैं अब एक मिनट बस दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 12 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट शरद रेड्डी का कोर्ट के सामने रखा, 10 स्टेटमेंट अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल दिया। बाप बेटे मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी के 10 स्टेटमेंट में से 8 बयान अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल दिया, 2 स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखा। जब आप कोर्ट के सामने पूरा एविडेंस रखेंगे ही नहीं, कोर्ट को कैसे पता चलेगा कब किस व्यक्ति ने क्या बयान दिया? और इसका खुलासा तो अभी मार्च में हुआ। हमने कहा भाई जो आपने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखा है वो क्या है, हमारे खिलाफ एविडेंस अगर आपने कोई इकट्ठा किया है तो हमें दिखाइए। और ये किसी भी आरोपी का अधिकार होता है कि उसके वकील को यह पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ एविडेंस क्या है। तो उसका ऑर्डर कोर्ट ने किया मार्च के महीने में। जब हमारे वकीलों ने जाके इंस्पेक्शन किया उन कागजात का तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा भाई ये तो पहले केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया हुआ है। जब उससे पूछ रहे हैं केजरीवाल से मिले, नहीं मिले, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, ये स्टेटमेंट्स हैं उनके। तो जब वो कह रहे हैं नहीं तो आप उसको रख नहीं रहे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए, ईडी के सामने जो स्टेटमेंट होता है वो सेक्शन 50 PMLA में होता है। और जब भी कोई आदमी जाता है गवाही देने के लिए उसको पहले ईडी के अधिकारी बताते हैं देखो ये सेक्शन 50 PMLA है, अगर आपकी स्टेटमेंट गलत हुई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जब जिस एजेंसी के सामने स्टेटमेंट देना अपने आप में 164 के बयान के बराबर है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के बराबर है, उसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। तो जब कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे सकता तो आप सारे स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखिए ना। आप हाइड क्यों कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को और एविडेंसेस को? तो आप कह रहे हैं ये जितने स्टेटमेंट्स हैं अभी कोर्ट के सामने आए नहीं रखे गए हैं। जी हाँ, नहीं रखे गए हैं। ये वकीलों की इंस्पेक्शन में पता चला है। अप्रूवर के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि आप अपने केस के बारे में नहीं बात कर सकते हैं, पर दिनेश अरोड़ा जी के बारे में बात करते हैं, मनीष सिसोदिया जी के केस के बारे में। ईडी ने पहले अलेज किया था कि एट एवरी स्टेज इन द मेकिंग ऑफ द एक्साइज पॉलिसी दिनेश अरोड़ा वाज इन्वॉल्व्ड। वो हमारे केस में अप्रूवर है तो इसलिए उस पर आप कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे? नहीं, उस पर नहीं बात कर पाऊंगा। बाकी और आप किसी के बारे में पूछे मैं बता दूंगा। ठीक है, उसे साइड में रख लेते हैं। ठीक है, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, मनीष सिसोदिया जी ने इस्तीफा दिया, सत्येंद्र जैन जी ने इस्तीफा दिया, क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहली चीज तो अरविंद केजरीवाल कोई सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये लड़ाई उसकी बिल्कुल नहीं है। और ये क्यों नहीं है मैं बता दूं आपको। IRS की नौकरी किसने छोड़ी? अरविंद केजरीवाल ने। 49 दिन की सरकार, जब पूरा देश कह रहा था भाई इस्तीफा मत दो, उन्होंने सैद्धांतिक मुद्दों पर 49 दिन के मुख्यमंत्री पद से कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ी। और यही भाजपाई जो आज कह रहे हैं इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, उस समय चिल्ला रहे थे इस्तीफा क्यों दिया है तो भगोड़ा है भगोड़ा। आपको याद होगा ना जी।
तो ये सवाल पहली बात तो उसका नहीं है नैतिकता का। दूसरी बात यह है कि आप इसको रोकेंगे कहाँ? आपने शुरुआत कर दी झारखंड से, एक आदिवासी नेता को उठा के आपने जेल में डाल दिया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को। आपका मनोबल बढ़ा, आप दिल्ली पहुंचे, यहाँ दूसरे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को डाल दिया। अब आप कल पंजाब पहुंचेंगे, 2 फर्जी मुकदमे करने हैं आपको, जेल में डाला, इस्तीफा दो। विजेंद्र को पहुंचे, जेल में डाला, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, ममता बनर्जी, कोई विपक्षी सरकार बचेगी नहीं। तो ये लड़ाई इस बात की है कि अब इसको यहाँ पे रोकना होगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बात नहीं कहता कि भाई दोषी, जब तक आप नहीं दोषी सिद्ध होते तब तक आपको कोई पद से हटाया नहीं जा सकता। संजय सिंह जी, जेल से सरकार कैसे चलेगी? बिल्कुल चलेगी। पहली बात तो है कि कोई मंत्रालय उनके पास अपना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जो आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जल मंत्री हैं, सभी विभाग सारे मंत्रियों के पास बटे हैं। पहले भी वो निर्देश देते थे, काम को मॉनिटर करते थे, देखते थे। आज भी वो काम इस बात को आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जेल मैनुअल ये कहता है कि आप असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं, जेल से कोई चिट्ठी लिखने में कोई रोक नहीं है। अब आती है सरकारी चिट्ठियों की बात। उसमें नियम यह है कि आप उसमें अटेस्ट करा के सुपरिटेंडेंट से अपनी चिट्ठी भेज सकते हैं। तीसरी बात आती है कॉन्फिडेंशियल चिट्ठियों की बात। उसमें नियम यह है कि आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है कि भाई हम कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी भेजना चाहते हैं और कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी ऑफिशियल हमारे पास आनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तीनों बात क्यों पता है आपको? क्योंकि इन तीनों परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं। मैंने भारत के उपराष्ट्रपति को, एलजी से तो बहुत बड़े हैं उपराष्ट्रपति जी, मैंने भारत के उपराष्ट्रपति को जेल से चिट्ठी लिखी, अटेस्ट होकर वो चिट्ठी गई। मैंने अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को गोपनीय चिट्ठी लिखी, गोपनीय चिट्ठी आई वहां से, और उसका गोपनीय चिट्ठी के रूप में जवाब गया मेरा, वो कोर्ट के ऑर्डर से गया। और ये किसी ने रीड नहीं किया है जो आप कह रहे हैं? जो गोपनीय चिट्ठी है वो कोई सवाल ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकता। हमारे सामने सील्ड हुई, चिट्ठी गई, हमारे सामने चिट्ठी आई तो सील्ड हमारे सामने खोली गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जेल का अधिकारी कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज, कोर्ट ने मेरे केस में ऑर्डर किया कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जब भी बुलाएगी संजय सिंह को अपने पार्लियामेंट के केस के मामले में, उनको एडुकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे भेजा जाएगा। तो ये सारी बातें, और इसी जेल में सुब्रतो राय सहारा, पूरा उनको इंटरनेट, फोन, दुनिया भर की सुविधाएं मिली हुई थी, मीटिंग्स करते थे वो दिन भर। तो सुब्रतो राय सहारा को मीटिंग की फैसिलिटी और फोन की फैसिलिटी और इंटरनेट की फैसिलिटी मिल सकती है, चंद्रा ब्रदर्स को मिल सकती है, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल सकती? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो लोग जेल में रहे, उनको आप ये फैसिलिटी दे सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं जो व्यक्ति 2 करोड़ लोगों के द्वारा चुना गया है और हमेशा तो जेल में नहीं रहेंगे, मान लीजिए 1-2 महीने उनको जेल में रहना पड़ रहा है, अब उनको ये सुविधाएं दे दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? तो आप बहुत क्लियर है, आम आदमी पार्टी बहुत क्लियर है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहेंगे सरकार वहीं से चलेगी। वहीं से चलेगी, इस वजह से कि अब अगर आपने इसको नहीं रोका तो विपक्ष की सारी सरकारें, मेरा अपना मानना है और बिल्कुल भाजपा को देखते हुए ये दृढ़ विश्वास है कि वो देश की कोई विपक्ष की सरकार नहीं छोड़ेंगे। अतिशी जी ने एक बात कही थी अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। प्रेसिडेंट रूल कैसे लागू हो सकता है? उन्होंने अपनी चिंता जरूर जाहिर की आतिशी जी ने, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लागू कैसे हो सकता है? 17 फरवरी को हमने विश्वास मत हासिल किया है दिल्ली की विधानसभा में। 6 महीने तक कोई दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता हमारे खिलाफ। दूसरी बात, हमारे पास मेजोरिटी है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है नहीं दिल्ली में, और अगर है तो उसके लिए गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। हमारी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। तो किस आधार पे आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? मतलब मणिपुर जहां 1 साल से दंगे हो रहे हैं वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचल के मार देता है, उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए, हमारा इस्तीफा होना चाहिए। जो बिजली पे, पानी पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो सरकार काम कर रही है वो इस्तीफा दे दे। तो ये एक सवाल है। आप 6 महीने जेल में रहे, हाल ही में बेल आपको मिली और आप आए हैं। एक पार्टी जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन से निकली, आज उसके नेता करप्शन के ही चार्जेस में जेल में बंद है, ये कैसे हुआ?
देखिए, मुझे लगता है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़कर हम लोग राजनीतिक दल के रूप में 10 साल में हमने इतना लंबा सफ़र तय किया कि बहुत से लोगों के आंखों की किरकिरी बन गए। मुझे तो मूल रूप में यही बात लगती है कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर जो एक सरकार चलाई, जो आज न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन रही है, वो चाहे एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो, बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, एक बहुत अच्छा काम करके केजरीवाल साहब ने दिखाया। अब इसका जवाब देश की सत्ताधारी पार्टी के पास नहीं है। बीजेपी जो धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, भाई को भाई से बांटकर जो देश में नफरत फैला के राजनीति करती है, जो काम की राजनीति है उसका मॉडल उनके पास नहीं है। तो उन्होंने हमको टारगेट करना शुरू किया और ये अब तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन आप शुरुआत से देखिए ना, 2015 में सीबीआई का छापा पड़ता है केजरीवाल के ऑफिस में। 9 साल हो गए, क्या हुआ पूछ लीजिए, किसी बीजेपी वाले को मतलब नहीं है। और उस समय भी केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे थे। इस दौरान करीब करीब 49 विधायकों के ऊपर, 49 एमएलएस के ऊपर 15 से लेके 20 तक में और 20 से लेके अब तक एफआईआर किया इन्होंने, जिसमें मैक्सिमम केसेस में हम लोग कोर्ट से, हमारे जो एमएलएस हैं वो बरी हुए। अब जब एक आदमी के मॉडल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपने क्या शुरू किया, ये हथकंडे, फर्जी मुकदमों का हथकंडा। इसमें पहले आप मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करते हैं, फिर मुझे अरेस्ट करते हैं, फिर आपने केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया, सत्येंद्र जैन को 2-2 बार अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। ये क्या दिखाता है? ये इनकी हताशा दिखाती है कि केजरीवाल ने 3 बार कैसे बहुमत ले लिया दिल्ली के अंदर, कैसे गोवा में पहुंच गए, कैसे गुजरात के अंदर 14% वोट ले लिया, 5 सीटें ले ली, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली। तो इनको किसी भी तरह के चार्जेस लगा के इनको अंदर करो। अब ये जो शराब घोटाला तथाकथित है, जिसके आरोप में केजरीवाल जी अंदर हैं, आपके दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि मामला क्या है, आखिर क्यों केजरीवाल जी को अंदर किया गया। पहली बात तो ये कि आप इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी हैं, ईडी कहलाते हैं आपको, सीबीआई कहते हैं आप। ईडी 2 साल से जांच पूरी नहीं कर पा रही है। 2 साल हो गए, आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं हो रहा है। चार्जशीट पे चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर विटनेस, फिर चार्जशीट, फिर आपने मजाक बना रखा है इन्वेस्टिगेशन का। 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है इस मामले में। जिस मामले में 3 साल से लेकर 7 साल की सजा है, उसमें तो 20 साल तक आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 162 विटनेसेस हैं ईडी के पास, 294 विटनेसेस हैं सीबीआई के पास। आउट ऑफ 456 विटनेसेस खाली 4 लोगों ने केजरीवाल जी का नाम लिया है। वो भी किन परिस्थितियों में लिया है आप सुनेंगे तो आप हंसेंगी। 10वीं का बच्चा भी बता सकता है कि एक फर्जी मामला है। पहले एक शख्स आते हैं मंगुंटा रेड्डी, जो इस समय मोदी जी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहे हैं आंध्र प्रदेश में। दूसरे शख्स हैं उनके बेटे राघव रेड्डी, तीसरे हैं शरद रेड्डी और चौथे हैं सी अरविंद। ये 4 लोगों ने गवाही दी है। अब मंगुंटा रेड्डी के घर पे 16 सितंबर 2022 को रेड पड़ती है ईडी की। 10 फरवरी 2023 को उनके बेटे राघव रेड्डी को अरेस्ट किया जाता है। 16 जुलाई को वो स्टेटमेंट देते हैं केजरीवाल के खिलाफ और 18 जुलाई को उनकी बेल हो जाती है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी के घर रेड होती है ईडी की। 10 नवंबर को शरद रेड्डी के अरेस्ट होती है और 10 नवंबर से लेकर 25 अप्रैल तक जेल में रहते हैं। 12 स्टेटमेंट वो देते हैं। अंतिम 2 स्टेटमेंट में वो केजरीवाल का नाम लेते हैं, उसके बाद उनकी बेल हो जाती है। बाप बेटे मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी 10 स्टेटमेंट देते हैं, 8 में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, अंतिम के 2 में नाम लेते हैं, उनकी बेल हो जाती है। आप बताइए ये कौन सा मामला है? आपको 1 भी रुपए मिला केजरीवाल जी के घर पे? 1 भी रुपए की बरामदगी हुई मनीष सिसोदिया के यहाँ? आपने एक ऐसा मामला तैयार किया जिसमें मनी ट्रेल साफ तौर पे दिख रही है शरद रेड्डी और बीजेपी के बीच में। 10 नवंबर को शरद रेड्डी अरेस्ट हो रहा है, 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ दे रहा है।
और फिर उसकी पूरी चेन आप देखेंगे तो रिहाई तक उसने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल घोषित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। ये रिश्वत है। एक आदमी जब ईडी की कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, वो कैसे उसके खाते फ्रीज नहीं हुए? वो कैसे अपने अकाउंट से पैसे दे रहा है बीजेपी को 55 करोड़ रुपए? तो करप्शन जहां पे बिल्कुल स्टैब्लिश्ड दिख रहा है, सामने मनी ट्रेल दिख रहा है, उस पर तो आप कार्रवाई नहीं करते। केजरीवाल पे, जिसपे कि कोई, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ बयान के अलावा कुछ नहीं। और वैसे भी जो अप्रूवर का बयान माना जाता है ट्रायल कोर्ट में, वो सबसे वीक बयान माना जाता है, जिसको माना जाता है कि दबाव लेके आपने चेंज करा दिया। इलेक्शंस की ओर बढ़ेंगे, बस एक और सवाल। एक और कंट्रोवर्सी है मोहल्ला क्लिनिक्स को लेके, सीबीआई प्रोब प्रिलिमिनरी जो है, जो चल रहा है एलजी के कहने पर, फेक टेस्ट, डमी टेस्ट पर। मैडम यहाँ हंसी इस पे आपका क्या? मैं यहाँ हंसी घोटाला भी आप देखिएगा कुछ दिन में, कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को हंसना था 15 मिनट, हंस दिया 16 मिनट, उसका भी ऑर्डर कर देंगे एलजी साहब। जब आप दुर्भावना और नफरत से भरे हुए हैं तो आप किसी भी चीज, अभी आपने देखा नहीं वो सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी पे, जिसके ऊपर खुद आरोप है, उसके चिट्ठी पे सीबीआई की जांच बिठा दी। आप बताइए मुझे। पर मोहल्ला क्लिनिक्स पे आपका क्या कहना है? ये मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जिसमें जो फोन नंबर्स हैं 999 और जहां कहीं भी गड़बड़ी हुई है उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखा। आपने क्यों नहीं किया अब तक कार्रवाई? सर्विसेज तो आपके पास है, आप करिए ना कार्रवाई, हटाइए उनको, सस्पेंड कीजिए जहां जहां गड़बड़ी दिखती है आपको। ठीक है, आइए इलेक्शंस की ओर चलते हैं। आप किन मुद्दों पे इलेक्शंस लड़ेगी? देखिए, एक तो हो गया दिल्ली से जुड़ा हुआ मुद्दा जो हम काम कर रहे हैं, उसके साथ एक बड़ी चीज़ ये जुड़ गई कि भाई जो ये काम करने वाला व्यक्ति है, जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहा है, फ्री बिजली फ्री पानी दे रहा है, बस की फ्री यात्रा दे रहा है, वो व्यक्ति कहाँ है? तो उस व्यक्ति को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया और उसका परिवार, उसके घर के लोग, उसके बूढ़े माँ बाप आज दुखी हैं। उनके आंसुओं का आप वोट से जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल की जेल का जवाब आप वोट से दीजिए। ये कुल मिलाकर हमारा कैंपेन रहेगा और इसके नाम पे हम वोट मांगेंगे कि आपके काम तो हम करने के लिए प्रतिबद्ध थे, प्रतिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध रहेंगे, लेकिन आज जो इतना अनुकरणीय काम करने वाला व्यक्ति है उसको जेल में डाल दिया गया है। तो कृपा करके आप लोग एक बार हमारा साथ दीजिए और हमको वोट दीजिए। तो जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब मुद्दे पर आप जो है वो लड़ेगी बिल्कुल इस बार के इलेक्शंस। और दूसरी कोशिश हम लोगों की ये है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी हो और CMP जारी हो और उसमें 5, 6, 10 चीज़ें ऐसी हों जो कि सारे लोग कहें कि भाई सरकार बनने के बाद हम ये 5 काम 10 काम करेंगे। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप बता सकते हैं क्या होगा? 5 से 10 चीज़। अब हमारा तो देखिए मुख्य क्या है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इसको हमें एड्रेस करना चाहिए, महिलाओं का मुद्दा है। और कितने सीट्स पे आप लड़ेगी? अभी तो 23 सीट पे ही हम लोग लड़ रहे हैं। 23 सीट पे ही लड़ेगी। आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की, पानी की बात की। मोदी जी की गवर्नमेंट ने भी 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात की है और ये सोलर रूफटॉप्स के थ्रू इस स्कीम के बारे में बात की है। पर मेरा सवाल थोड़ा बड़ा है, वो ये है कि फ्रीबीज जो है वो लॉन्ग टर्म में फिस्कल जो स्थिति है उसको खराब नहीं करते हैं? एकदम नहीं करते, अगर आप उसको सही ढंग से लागू करें। जैसे दिल्ली का उदाहरण लीजिए, दिल्ली में हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आम आदमी के जेब में बचत करते हैं तो वो व्यक्ति बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च करता है, साबुन खरीदने में, तेल खरीदने में, कुछ सामान खरीदने में, जो कंजम्पशन साइकिल आप कह रहे हैं, तो वो बढ़ता है, अर्थव्यवस्था चलती है। आपने जब मनी ब्लॉक कर दिया, जब चंद लोगों को आप अरबपति करोड़पति बनाने लगे, तो उससे बड़ा वर्ग तो वंचित रह जाता है, उसके पास तो पैसे पहुंचते नहीं, कुछ लोगों के पास पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये मॉडल मेरे ख्याल से ठीक नहीं है और इसी मॉडल के ऊपर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। चंद पूंजीपतियों को बढ़ाओ और 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दो और
अरविंद केजरीवाल का मॉडल ये है कि एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, जो बेसिक नीड्स हैं आदमी की, उनको फ्री में दो, और जो बचत हो वो अपने विकास के ऊपर, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लोग खर्च करेंगे। तो लेकिन फ्रीबीज और दिल्ली का बजट सरप्लस बजट है, ये भी जानना चाहिए। पर कैपिटा इनकम में भी हम आ गए हैं। पर कैपिटा इनकम 14% बढ़ी है अभी लास्ट जो आंकड़े आए थे। पर मैं ये पूछना चाहूंगी फिर से कि फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम में तो अंतर है। वेलफेयर स्कीम जैसे आपने कहा कि फ्री राशन जो गवर्नमेंट दे रही है, मोदी जी की गवर्नमेंट दे रही है, जो वेलफेयर स्कीम के अंडर आता है, पीडीएस आपका सिस्टम हो गया, मनरेगा हो गया, ये आपके वेलफेयर स्कीम्स हैं। पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, ये आप वेलफेयर स्कीम्स में कैसे देखते हैं? आज जरूरत है, और कब तक दे पाएंगे हम? और बिजली जो है, नहीं बिल्कुल आप दे सकते हैं, आपकी मंशा होनी चाहिए। खाते में कब पैसे की कमी थोड़ी है भाई। ये बजट जो आप इकट्ठा करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? लोगों के लिए तो करते हैं। आप आपका निजी खाता तो है नहीं, वो चाहे मोदी जी का हो या केजरीवाल जी का हो या भगवंत मान जी का हो, ये किसी का निजी खाता तो है नहीं, जनता का पैसा है ना। तो आपके पास दो तरीका है, या वो जनता का पैसा चंद लोगों के ऊपर लुटाइए, या वो जनता का पैसा सबको उसकी राहत मिले। आप कह रहे हैं जब तक सरप्लस में है ये आप बजट सरप्लस और में सरप्लस में रहेंगे ही तभी आप जब आप उनको राहत देंगे। राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफा दे दिया। राघव चड्ढा कहाँ है नहीं पता है अभी लोगों को। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने कहा है कि आपके नेताओं को डर है कि 60 एमएलए जो हैं वो छोड़ के जा सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो इसी धंधे में वो लोग लगे हैं, उनको ज़्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता। भाजपा वाले इसी धंधे में लगे हुए हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता इस सब के बारे में। मैं तो यही मानता हूँ कि देखिए, दिल्ली के अंदर कोई भी हमारा विधायक, कोई भी हमारा पार्षद अगर पार्टी छोड़ के जाएगा तो दिल्ली की जनता उसको दोबारा जीतने नहीं देगी। ये मैं कहिए आपके कागज पे लिख के दे देता हूँ, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जो भी आम आदमी पार्टी को छोड़ेगा वो दोबारा पार्षद नहीं बन सकता, विधायक सांसद तो बहुत दूर की बात है। ये मैं कागज पे लिख के दे सकता हूँ। एक बार जिसने छोड़ दिया, जिसने छोड़ दिया पार्टी, अब मैं कहिए तो नाम लेके बता दूं आपको। बताइए। बिन्नी गए थे, क्या हुआ उनका? एक और हमारे वेद प्रकाश विधायक गए थे, क्या हुआ उनका? दिल्ली में आप जीत ही नहीं सकते आप आम आदमी पार्टी को छोड़ के। तो इसलिए ठीक है, राजकुमार आनंद ने किन परिस्थितियों में फैसला लिया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जहां तक दिल्ली के मतदाताओं का सवाल है, अगर कोई यहां पर आम आदमी पार्टी छोड़ के जाएगा, वो दोबारा यहां पार्षद नहीं बन सकता। एमपी एमएलए तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। आपका पिच 60 सेकेंड्स में फर्स्ट टाइम वोटर के लिए कि वो क्यों आम आदमी पार्टी को वोट दे। आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए दे कि आम आदमी पार्टी ने इस देश में नई राजनीति की शुरुआत की है। जो राजनीति जाति धर्म के दलदल में फंसी हुई थी, जो राजनीति आपस में बंटवारा करके लोगों का वोट लेने की बात कहती थी, उस राजनीति को हम शिक्षा पर लेके आए, स्वास्थ्य पर लेकर आए, बिजली पे लेके आए, पानी पे लेके आए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर लेके आए, दिल्ली के अंदर महंगाई कम करने पर लेके आए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने पर लेके आए, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा पे लेके आए। तो आम आदमी की जिंदगी में बदलाव, आम आदमी की जिंदगी में खुशियां, ये हमारा मकसद है और ये हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने काम किया है। और आपको ईमानदारी से अगर लगता है कि हमने आपके लिए काम किया है, तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, आज़ादी के बाद, जिन्होंने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा और कहा कि काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। मैं फिर अपील कर रहा हूँ दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से, काम किया है तो वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिताइए। काम नहीं किया, आपको लगता है हमने कुछ नहीं किया है, तो आप अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। एक आखिरी सवाल, जेल से डरना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जो लोग डरते हैं वो बहुत गलत करते हैं। और छोटे छोटे चीज़ों से डर के अगर आप सत्ता के सामने झुकते रहेंगे तो फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? डॉक्टर ने थोड़ी कहा है आपको कुर्ता पैजामा पहनने के लिए, घर बैठिए आप। जब कार्यकर्ता माला पहनाता है, जिंदाबाद लगाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको सत्ता से लड़ते हुए जेल जाना पड़ गया, 2 लाठियां खानी पड़ गई, 4 मुकदमे हो गए, तो आप डरेंगे? क्यों डरेंगे? तो इस पे भगत सिंह की बहुत अच्छी लाइन है, मैंने उस दिन
जब मैं निकल के आया था मैंने पढ़ी भी थी वो लाइन कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है। जफ़ा का मतलब होता है अत्याचार, कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है, हमें भी शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। करिए आप जो कुछ करना चाहते हैं, हम लड़ेंगे आपसे, डरने का तो कोई सवाल नहीं, डरना नहीं चाहिए, वरना और मनोबल बढ़ेगा सत्ता में बैठे हुए लोगों का। संजय सिंह जी, ब्रूट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।